हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये टॉपिक अपना प्रैक्टिकल व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर। ईएसआर क्या होता है? देखिए, अपन क्या करते हैं, एक ट्यूब में अपन ब्लड लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्लड लेते हैं। उसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जो ब्लड है उसमें जो आरबीसी होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, एंड जो प्लाज्मा होता है वो येलोइश कलर का वो ऊपर ही रह जाता है। एंड प्लाज्मा एंड सेटल डाउन आरबीसी के बीच में एक वाइट बफी कोट बनता है, जो कि होता है अपन, जो कि किस चीज़ का होता है, अपना वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब अपना जितना अमाउंट प्लाज्मा का आया, जितना लेवल अपना प्लाज्मा का आया, उतना वही लेवल होता है अपना इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी कि ईएसआर लेवल अपना वही होता है जितना लेवल प्लाज्मा का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है व्हाट इज ईएसआर? जैसे कि मैंने आपको बताया, ईएसआर क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट यानी कि अपन आरबीसी हो रहा है, आरबीसी से हो रहा है। सेडिमेंटेशन यानी कि सेटल डाउन, यानी कि कुछ भी चीज नीचे बैठ रही है। एंड रेट यानी कि गति, कितनी स्पीड से बैठ रही है, यानी कि आरबीसी कितनी स्पीड से ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो रही है, उसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। चलिए देखिए, अपने ब्लड वेसल के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स, एंड इसके उसके बाद क्या होता है? अपना प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये अपना है रोलेक्स फॉर्मेशन। क्या है? रोलेक्स फॉर्मेशन। अपन, मैंने आपको जो ट्यूब दिखाई थी अभी, उसमें जो ब्लड था वो नीचे सेटल डाउन हुआ था, तो जो आरबीसी होती हैं वो एक के ऊपर एक इकट्ठी हो जाती हैं, स्टैक फॉर्मेशन कर लेती है। उसी फॉर्मेशन को स्टैक जो बन जाता है, गड्डी बन जाती है आरबीसी की, उसी गड्डी को अपन साइंटिफिक फॉर्म में क्या बोलते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएसआर अपना इन 2 ट्यूब दिख रही हैं आपको, इन 2 ट्यूब को अपन आगे डिस्कस करेंगे। इन 2 ट्यूब के थ्रू मेजर किया जाता है। चलिए, अब ईएसआर को अपन और क्या बोलते हैं? ब्रिकनी रिएक्शन बोलते हैं। ब्रिकनी रिएक्शन भी अपन ईएसआर को बोलते हैं। ब्रिकनी रिएक्शन इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि इन ईएसआर को जिसने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था ब्रिकनी। ब्रिकनी, ये आपको दिख रहे हैं भाई साहब, यही हैं ब्रिकनी, मिस्टर ब्रिकनी। इन्हीं के नाम पे रिएक्शन का नाम पड़ा ब्रिकनी रिएक्शन, और इसका मतलब भी होता है सैड रेट, यानी कि सेडिमेंटेशन रेट। चलिए, रीडिंग जो है वो अपनी एमएम के फॉर्म में मिलती हैं ईएसआर के अंदर। ईएसआर के अंदर ना अपन को एमएल में मिलेगी, ना लीटर में मिलेगी, ना सेंटीमीटर में मिलेगी, अपन को मिलती है एमएम, मिलीमीटर। ओके। चलिए, अब टेकिंग द रीडिंग एट द एंड ऑफ 1 आवर। अपन ईएसआर की रीडिंग कोई भी टाइप से मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन ईएसआर 2 टाइप से मेजर करते हैं, 2 मेथड से मेजर करते हैं। वो भी मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा कौन कौन से मेथड्स हैं। तो अपन जो भी रीडिंग लेते हैं वो 1 घंटे के बाद लेते हैं ईएसआर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड्स कौन कौन से 2 मेथड हैं? फर्स्ट आता है अपना वेस्टर्न ग्रीन मेथड। कौन सा मेथड? वेस्टर्न ग्रीन मेथड। सेकंड मेथड है अपना वेंट्रॉब मेथड। चलिए वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। वेस्टर्न ग्रीन मेथड। वेस्टर्न ग्रीन मेथड के अंदर अपना जो ट्यूब यूज होगी उस ट्यूब का नाम होगा अपना वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। अब इस ट्यूब की एक खासियत है कि ये ट्यूब दोनों साइड से ओपन है, आप लोगों को दिख रही होगी, ऊपर साइड से भी ओपन है एंड नीचे की साइड से भी ओपन है। अब इस ट्यूब की एक और खासियत बात क्या है? इस ट्यूब में सिर्फ एक साइड मार्किंग होती है, राइट साइड इसमें मार्किंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली यूज्ड फॉर ईएसआर डिटर्मिनेशन। ये ट्यूब सिर्फ और सिर्फ ईएसआर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। मैं ईएसआर डिटरमाइन करने के लिए ही क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा सेकंड मेथड में कि मैं इस ट्यूब को अकेला ईएसआर के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि ईएसआर ही मेजर होता है इससे। ठीक है। 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, यानी कि 300 mm लॉन्ग ट्यूब है। ओके। अब मेकिंग फ्रॉम 0 mm टू मार्किंग फ्रॉम 0 mm टू 200 mm। इसमें जो मार्किंग है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 mm से 200 mm तक इसके अंदर मार्किंग है। ओपन फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से ओपन है ये ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोसीजर। अब अपन वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब के अंदर कैसे
मेज़र करते हैं ESR, वो अपन देखेंगे। अब आपको दिख रही होगी ये ट्यूब आ गई है अपनी वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। चलिए, टेकिंग 1.6 ml ऑफ ब्लड, इस ट्यूब के अंदर अपन कितना ब्लड ले लेंगे, 1.6 ml। अब 1.6 ml अपना कितना हो गया, अपना हो गया 160 mm। कितना हो गया, 160 mm। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एंटीकोगुलेंट डालेंगे, ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट डालेंगे। एंटीकोगुलेंट अपन इसलिए डालेंगे क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो जाए, ब्लड क्लॉट नहीं हो जाए, इसलिए अपन एंटीकोगुलेंट डालेंगे। एंटीकोगुलेंट अपन कितना डालेंगे, अपन 0.4 ml एंटीकोगुलेंट डालेंगे। और इस वेस्टर्न ग्रीन मेथड के अंदर अपन कौन सा एंटीकोगुलेंट डालेंगे, 3.8 सोडियम साइट्रेट। क्या है, 3.8 सोडियम साइट्रेट अपन एंटीकोगुलेंट डालेंगे। और कितना डालेंगे, 0.4 ml। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.4 एंड 1.6 ml ऑफ ब्लड, टोटल हो गया अपना 2 ml। 2 ml इक्वल्स टू अपना हो गया mm में यदि कन्वर्ट करेंगे अपन तो अपना हो जाएगा क्या बोलते हैं 200 mm। अपनी मार्किंग में अपनी ट्यूब की मार्किंग में भी 200 mm तक ही मार्किंग है। इसका रेशो अपन देखेंगे तो इसका रेशो आएगा अपना 4:1, यानी कि 4 मॉलिक्यूल यदि अपन ने ब्लड के लिए हैं तो 1 मॉलिक्यूल अपन को एंटीकोगुलेंट का लेना है। ठीक है, प्लेस इट इन वर्टिकल स्टैंड, अपन इस ट्यूब को ले जाके अपन एक स्टैंड में वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड में अपन इसको स्टैंड कर अपन खड़ा कर देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद अपन इसकी रीडिंग लेंगे। अब इसकी नॉर्मल रीडिंग क्या आएंगी अपनी, देखिए मेल में आएगी वेस्टर्न ग्रीन मेथड की नॉर्मल रीडिंग कितनी, 3 to 7 mm। मेल के अंदर 3 to 7 mm, फीमेल के अंदर 5 to 9 mm एंड इन्फेंट्स के अंदर 0 to 2 mm। कितना, 0 to 2 mm। मेल के अंदर 3.3 to 7 mm, फीमेल के अंदर 5 to 9 mm, इन्फेंट्स के अंदर 0 to 2 mm। चलिए, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है विंट्रॉप मेथड। विंट्रॉप मेथड के आपको यहाँ पे ट्यूब दिख रही होगी, ये है अपनी विंट्रॉप ट्यूब। ओके, अब इस ट्यूब की मैं खासियत बताता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये ट्यूब अकेली ऊपर वाली साइड से, अपर साइड से ओपन है, नीचे की साइड से ये ट्यूब क्लोज है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा इस ट्यूब को देख के अपने दिमाग में, कि इस ट्यूब के अंदर 2 साइड मार्किंग है। आप लेफ्ट साइड भी मार्किंग देख सकते हैं, राइट साइड भी मार्किंग देख सकते हैं। अब इसमें एक साइड अपनी mm में मार्किंग है एंड सेकंड साइड अपनी परसेंटेज में मार्किंग है। देखिए mm में जो मार्किंग है वो अपनी ESR मेजर करने के लिए आएगी। अपन ने वेस्टर्न ग्रीन में भी mm में ही लिया था, और सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको क्या बोला था, अपन कोई भी मेथड से ESR मेजर करें, लेकिन अपन जो रीडिंग मेजर करेंगे वो mm में ही करेंगे। और जो परसेंटेज वाला पार्ट है, परसेंटेज वाली रीडिंग है इसमें, वो अपनी यूज़ होती है किस लिए, PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो विंट्रॉप ट्यूब से अपने दोनों चीज़ें मेजर हो सकती हैं, ESR भी मेजर हो सकती है एंड अपना PCV भी मेजर हो सकता है। चलिए, यूज्ड फॉर बोथ ESR एंड PCV डिटर्मिनेशन। सेकंड आता है पॉइंट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है ये, और इसमें 11 सेंटीमीटर का मतलब हो गया अपना 110 mm लॉन्ग ट्यूब है। और इसका जो डायमीटर है अपना ट्यूब का वो है 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 mm। ये सब याद करो तो करो वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछता है। अब ओपन ओनली एट 1 एंड, आप आइडेंटिफाई विंट्रॉप ट्यूब को एक ही तरह से कर सकते हो, मार्किंग के बेस पे एंड इसकी ओपनिंग के बेस पे। ओके, तो इसमें जो ओपन होगा सिर्फ ऊपर की साइड ओपन होगा, नीचे की साइड क्लोज होगा इस ट्यूब में। इट हैज़ मार्किंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इसकी मार्किंग है। ये दोनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं इस ट्यूब को फाइंड करने के लिए। मार्किंग, इसमें मार्किंग जो है, जो अपनी mm में मार्किंग है वो अपनी है फॉर ESR के लिए जो मार्किंग है वो mm में है 0 to 100, यानी कि ओपन वाली साइड से अपन को 0 मिलेगा एंड क्लोज वाली साइड से अपन को 100। एंड PCV वाली जो है उसमें ओपन वाली साइड से अपन को 100 मिलेगा एंड क्लोज वाली साइड में अपन को 0 मिलेगा। ओके, अब प्रोसीजर, अब अपन प्रोसीजर पढ़ते हैं कि इस ट्यूब से अपन कैसे मेज़र कर सकते हैं ESR।
चलिए, टेकिंग 1 ml ऑफ ब्लड, देखिए इस ट्यूब में अपन लेंगे कितना, 1 ml ऑफ ब्लड लेंगे। 1 ml ऑफ ब्लड ले लिया तो एंटीकोगुलेंट भी अपन को जरूरत पड़ेगी। इसमें अपन ने एंटीकोगुलेंट डाल दिया, कौन सा डाल दिया, EDTA। EDTA अपना मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट है फॉर प्रिकॉशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, ब्लड क्लॉटिंग से बचाने के लिए सबसे कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट जो यूज होता है उसका नाम होता है EDTA। EDTA ट्यूब भी आती हैं, उसके अंदर ही अपन जब ब्लड सैंपल देते हैं तो वो EDTA ट्यूब में ही अपन देते हैं। ठीक है, लोडिंग इट इन द विंट्रॉप ट्यूब, इन दोनों को अपन ने मिक्स किया एंड इसको अपन ने विंट्रॉप ट्यूब के अंदर डाल दिया। विंट्रॉप ट्यूब के डालने के बाद अपन ने इसको फिल कर दिया, कहाँ तक, 0 की मार्किंग तक अपन ने इसको फिल कर दिया। ओके, चलिए अब लीव कर दिया इसे छोड़ दिया 1 घंटे तक। 1 घंटे तक छोड़ने के बाद अपन ने इसकी रीडिंग ली। अब इसकी विंट्रॉप जो मेथड से अपन नॉर्मल रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी देखते हैं। मेल के अंदर आएगी अपनी कितनी, 0 to 9 mm। कितना आएगा, मेल के अंदर कितनी आएगी, 0 to 9 mm। फीमेल के अंदर आएगी अपनी 0 to 15 mm, बहुत ज़्यादा अंतर है, 0 to 15 mm। एंड इन्फेंट के अंदर आएगी अपनी 5 mm। अब चलो, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेल के अंदर भी स्टार्टिंग 0 से है, फीमेल के अंदर भी स्टार्टिंग 0 से है एंड इन्फेंट के अंदर भी स्टार्टिंग 0 से है। क्यों स्टार्टिंग 0 से है, चलिए मैं दिखाता हूँ। क्योंकि जो ट्यूब है वो अपनी 0 से स्टार्ट है एंड नीचे जो है वो अपना ख़त्म है। अब अपन ने यहाँ तक 0 तक ऐसे फिल कर दिया है, जब भी अपना जो RBC सेटल डाउन होगा तो नीचे की साइड होगा। तो जब भी अपन मार्किंग लेंगे, इसकी अपनी रीडिंग लेंगे तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। इसकी मार्किंग हमेशा रीडिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगी। चलिए, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है ये भी, यदि कभी MCQ में आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 0 से स्टार्टिंग है तो अपना ये 99% उससे होगा विंट्रॉप ट्यूब से। विंट्रॉप ट्यूब से 99% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में इन्फेंट की जो रीडिंग आती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ESR। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ESR के, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, इनएक्सपेंसिव एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। ये जो ESR टेस्ट है ये इनएक्सपेंसिव यानी कि कोई भी कॉस्टली टेस्ट नहीं है एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। इस टेस्ट को यदि आप कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो नहीं कराओ, ऐसा कोई लोड नहीं है कि इसको कराना ही कराना है अपन टेस्ट को। ESR की जो वैल्यू अपनी बढ़ी हुई आती है ये अपनी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से आ सकती है। इट वैल्यू इज रेज्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस। पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वैल्यूज बढ़ सकती हैं। इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक वैल्यू। अब अपन ESR यदि अपन ने टेस्ट कराया तो अपन इससे ये पता नहीं कर सकते कि कहाँ पर अपन को प्रॉब्लम है बॉडी में। अपन इससे डायग्नोस्टिक नहीं ले सकते कि अपन ने जैसे मान के चलो अपन को पेट में प्रॉब्लम है, अपन ने ESR करवा लिया तो ब्लड रिपोर्ट जो आएगी उससे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि अपन को पेट में प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो इसकी जो बढ़ती हुई रीडिंग आएंगी अपन को ब्लड रिपोर्ट में वो इंडिकेट करेगी कि आपको कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ है आपकी बॉडी में। तो रेज्ड वैल्यू ऑफ ESR सजेस्ट प्रेजेंट ऑफ सम स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन द बॉडी। कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के अंदर हुआ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो ESR है, ब्लड का जो ESR है वो बढ़ा आया है। तो आइडेंटिफाई कर सकती है लेकिन प्रॉपर डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं दे सकती, प्रॉपर डायग्नोस्टिक लोकेशन नहीं बता सकती ESR। चलिए, इट इज़ यूजफुल एज प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये ESR जो है वो अपना प्रोग्नोस्टिक टेस्ट में भी बहुत हेल्पफुल होता है। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि अपने अंदर कोई डिसीज़ है, अपन को पता है कि अपने अंदर वो डिसीज़ है, अपन ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर करवाता है। यदि अपन को कुछ डिसीज़ होती है, अपन को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बार बार ब्लड रिपोर्ट्स करवाता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो डिसीज़ है वो बड़ी है, कम हुई है, अपन जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसे, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसे क्या
और जो मेडिकेशन है वो चेंज करना है, मेडिसिन चेंज करनी है, तो उस चीज़ में ये हेल्पफुल रहती है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्या देखते हैं, वेरिएशन इन ईएसआर। ईएसआर के अंदर कुछ क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के वेरिएशन होते हैं वो अपन देखते हैं। दो टाइप्स के वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट आता है अपना फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, सेकंड आता है अपना पैथोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में क्या होता है, एज में यानी कि जो अपना मान के क्या चलो, अपना जो ईएसआर लेवल होता है वो चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में कम आता है। ओके, एंड जो एडल्ट्स होते हैं, मेल फीमेल एडल्ट्स होते हैं, उनके अंदर ईएसआर का लेवल हल्का सा बढ़ा हुआ आता है। सेक्स यानी कि मेल एंड फीमेल के अंदर, मेल के अंदर थोड़ा कम आएगा 3 to 7 mm है, एंड फीमेल के अंदर अपना 5 to 9 mm है। ओके, मेंस्ट्रुएशन में ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाती है। मंथली जो वुमेन्स को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है उसमें ईएसआर की वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, स्पेशल केस ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। चलिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है। ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है फ्रॉम 3rd month ऑफ पार्चुरेशन के 3 महीने तक अपना इसका बढ़ जाता है, ईएसआर लेवल बढ़ जाता है अच्छे से। अब कितना इंक्रीज हो जाता है, 35 mm इन 1 hour। कितना, 1 घंटे में 35 mm ईएसआर लेवल आएगा। 35 mm तक ईएसआर लेवल बढ़ जाएगा 1 घंटे में। ओके, अब ये अपना पार्चुरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई बेबी की। पार्चुरेशन के बाद जब 3 से 4 हफ्ते बीत जाते हैं तो ये अपना जो बढ़ा हुआ ईएसआर होता है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है, यानी कि नॉर्मल अपने फेज में आ जाता है। तो ये कोई वो नहीं है, कुछ इसमें डायग्नोस्टिक नहीं है। प्रेगनेंसी में अक्सर होता है क्योंकि बेबी को भी फूड चाहिए होता है मदर के वोम से, तो ईएसआर लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो ये है आपका स्पेशल केस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैथोलॉजिकल वेरिएशन में भी अपन 2 टाइप्स के देखेंगे। फर्स्ट आएगा इंक्रीज्ड ईएसआर, कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से ईएसआर बढ़ा। डिक्रीज ईएसआर कौन सी कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से अपना ईएसआर कम हुआ। चलिए, इंक्रीज्ड ईएसआर किस किस वजह से अपना ईएसआर बढ़ा। ट्यूबरक्लोसिस, अपन को यदि ट्यूबरक्लोसिस है तो ईएसआर बढ़ा आएगा। ऑल टाइप ऑफ एनीमिया, सारे टाइप ऑफ एनीमिया क्या होता है, ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाना। क्या होता है, ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाना। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ब्लड में आरबीसी की कमी नहीं होना, आरबीसी का शेप चेंज हो जाना। तो इसमें वही लिखा है, ऑल टाइप ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया। ईएसआर कब बढ़ेगा, जब एनीमिया कंडीशन आएगी, एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया। मैलिग्नेंट डिसीज यानी कि ट्यूमर, या अपनी बॉडी में कोई ट्यूमर हो गया तो ईएसआर का लेवल बढ़ाएगा। ट्यूमर अपने 2 टाइप्स के होते हैं, अपने मैलिग्नेंट होते हैं एंड बिगनिंग होते हैं। ओके, मैलिग्नेंट अपना अक्सर कैंसरस ट्यूमर होता है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है अपना क्या, कॉलेजन डिसीजेस यानी कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस आपने कॉमनली घर में भी सुना होगा कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाना, यानी कि जोड़ों में दर्द हो जाना। ओके, अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में दर्द हो जाना, रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाना। चलिए, नेक्स्ट आता है रूमेटिक फीवर ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, रूमेटिक फीवर में क्या होता है, अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 100 to 102 फ़ारेनहाइट तक होता है। 102 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होने के साथ अपनी बॉडी पे रैशेस आ जाते हैं जिसमें खुजलन नहीं होती है, यानी कि वो नॉन ईची रैशेस होते हैं। ओके, अब अपनी रैशेस के साथ अपना जो हार्ट बीट होगा वो कम हो जाएगी, क्योंकि अपने जो वॉल्व होंगे हार्ट के वो नैरो हो जाएंगे। थोड़े नैरो होने के बाद अपने जो जॉइंट्स होते हैं, अपनी बॉडी जॉइंट्स जो होते हैं उनमें पेन होगा। तो ये जो अपने सिम्टम्स दिख रहे हैं, यदि ये सिम्टम्स किसी को दिख रहे हैं तो वो है रूमेटिक फीवर। ओके, चलिए, क्या क्या सिम्टम्स बताए मैंने रूमेटिक फीवर के, 100 to 102 फ़ारेनहाइट अपना टेम्परेचर होना बॉडी, एंड अपनी जो बॉडी है उसमें नॉन इची रैशेस हो जाना। रैशेस हो जाने के बाद अपने जो हार्ट है उसका वॉल्व नैरो हो जाना, छोटा हो जाना, एंड जो अपने क्या बोलते हैं जॉइंट्स हैं, अपने जो
सारे जॉइंट्स है, बॉडी जॉइंट्स हैं, उनमें पेन होना। लीवर डिसीजेस, फैटी लीवर, जैसे कि फैटी लीवर में अपना ESR बढ़ जाता है। डिक्रीज्ड ESR, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से अपना ESR कम हो रहा है। एलर्जिक कंडीशन, कोई भी एलर्जिक कंडीशन, जैसे अपन सीजनेबल एलर्जिक समझ सकते हैं, कफ, कफ कोल्ड, क्या बोलते हैं, वायरल फीवर्स, ये सब अपने एलर्जिक कंडीशन में आ गए। ओके। सिकल सेल एनीमिया, शेप चेंज हो जाना, कर्व शेप हो जाना बिल्कुल ही। पेप्टोन शॉक, पेप्टोन शॉक क्या होता है? पेप्टोन शॉक अपन देखते हैं। पेप्टोन शॉक इज अ कंडीशन इन विच डायप्सिया cause more blood to flow to the heart resulting in increased arterial pressure। देखिए अपना क्या होता है पेप्टोन शॉक, चलिए एक बोल लेते हैं एग्जांपल कि किसी को, कोई इंट्रोवर्ट है जो कि स्टेज पर जाने से उसको स्टेज फियर है। स्टेज फियर होने के बाद यदि कोई उसे प्रेशराइज करता है, उसे स्टेज पे भेजता है, तो वो स्टेज पे गया, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने के बाद उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाने के कारण उसको थोड़ा सा नौशिया यानी कि थोड़े से चक्कर टाइप के आने लगते हैं। तो वही है अपना पेप्टोन शॉक। पेप्टोन शॉक में क्या होता है? पेप्टोन शॉक में होता है अपनी क्या बोलते हैं, एंजाइटी हो जाना। एंजाइटी होने के बाद क्या बोलते हैं, अपने ब्लड का फ्लो ज़्यादा होना हार्ट में यदि बार बार ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो अपने जो आर्टेरियल प्रेशर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब पॉलीसिथिया में क्या होता है? पॉलीसिथिया में मतलब कि आरबीसी का अमाउंट नॉर्मल आरबीसी काउंट से बढ़ जाना, यानी कि अपना 4.5 यदि नॉर्मल है आरबीसी काउंट बॉडी का, तो 4.5 से अपना समझ लो 6 हो गया, 6 मिलियन हो गया, तो ऐसा हो जाना। ओके। फिफ्थ कंडीशन आती है सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि अपने जो वो है क्या बोलते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स, अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस में WBC का अमाउंट बढ़ जाता है। क्या होता है? WBC का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, ल्यूकोसाइटोसिस। WBC इंक्रीज ड्यू टू सम इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से अपनी बॉडी में WBC का अमाउंट बढ़ गया। इन्फेक्शंस में अपन ले सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर यदि ट्यूमर है, कैंसर है, तो अपन उसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि उस कैंसर को, वो पैथोजन है कैंसर सबसे पहले, तो उस कैंसर को अपनी बॉडी मारेगी किस रूप में? अपने सोल्जर मारेंगे, बॉडी के जो सोल्जर कौन होते हैं, WBC होती है अपनी बॉडी में। WBC उस पर अटैक करेगी। अटैक करने के लिए WBC, क्योंकि ट्यूमर का साइज थोड़ा बड़ा होगा WBC के कंपैरिजन में, तो WBC डिवाइड करेगी। डिवाइड करने के कारण वो बहुत ज़्यादा WBC बनाएगी, तो वही अपना सीवियर लाइफ क्या हुआ, ल्यूकोसाइटोसिस है। सब कुछ इन्फेक्शन आ गया अपनी बॉडी में जिसकी वजह से WBC का अमाउंट बढ़ गया। चलिए आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ESR। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ESR को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट आता है इंक्रीज ESR, सेकंड आता है अपना डिक्रीज ESR। फर्स्ट क्या है इंक्रीज ESR में? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBC, कुछ क्या बोलते हैं, ग्रेविटिक कंडीशन आ जाती हैं। सेकंड आता है रोलैक्स फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले ही बताया, यदि जो बोलते हैं RBC एक के ऊपर एक स्टैक कर जाती है एंड क्या करती है, अपना रोलैक्स जो स्टैक फॉर्मेशन होता है उसको अपन साइंटिफिक फॉर्म में क्या बोलते हैं, रोलैक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है अपना साइज ऑफ RBC का साइज से अपने ESR का जो वैल्यू है वो कम और ज़्यादा होगा। यदि अपना नॉर्मल RBC से अपना बढ़ गया है साइज तो अपना ESR बढ़ जाएगा, और नॉर्मल RBC से यदि साइज कम हो गया है, माइक्रोसाइट हो गया है, तो अपना ESR का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है। डिक्रीज ESR में अपनी कौन कौन सी कंडीशंस आएंगे? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, यानी कि वो अपना ब्लड कितना विस्कस है। सेकेंड आएगा अपना RBC काउंट, अपनी बॉडी में RBC काउंट ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो ESR है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओके। चलिए अपना यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है।
चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।